नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट रैंकर्स में। आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल PYQ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऐसे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के क्वेरीज आ रहे थे दैट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं आप लोग को एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। देखो, यूजुअली जो भी यूपीएससी में पहला जो क्वेश्चन ऑप्शनल का पेपर 1 का पहला क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा बाउंसर देता है ये लोग, ठीक है। हाँ, बट पिछले बार का उतना ज़्यादा बाउंसर ये नहीं था। ये क्या पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जियोस्ट्रोफिक विंड के बारे में। व्हाट इज जियोस्ट्रोफिक विंड डायरेक्टली पूछा गया है, और पूछा गया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट करता है बैरोमेट्रिक स्लोप और एयर सर्कुलेशन के बीच में, राइट। तो यहाँ पे 3 की टर्म्स है जो कि आपको समझना पड़ेगा। पहला तो है जियोस्ट्रोपिक विंड, जिसके बारे में आपको समझना है दैट ये क्या होता है। दूसरा होता है बैरोमेट्रिक स्लोप, बैरोमेट्रिक स्लोप होता क्या है। और थर्ड इज एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन प्रोबेबली इज नोन टू ईच एंड एवरीवन, बट जियोस्ट्रोपिक थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल चीज है और बैरोमेट्रिक स्लोप थोड़ा अगेन फिर से टेक्निकल चीज है। वैसे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो यस, आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया गया इस जियोस्ट्रोपिक विंड के वीडियो को पहले ही देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो चलो फिर से अच्छे से समझते हैं, राइट। जियोस्ट्रोपिक विंड देखो क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले तो हम लोग को 2 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और दूसरा है कोरियोलिस फोर्स। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से, बहुत शांत से समझिएगा, राइट। चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, राइट। एनीवेज देखो, पहले तो जियोस्ट्रोपिक विंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम लोग बैरोमेट्रिक स्लोप और सब में जाएंगे। मतलब अगर जियोस्ट्रोपिक विंड समझ गए तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी समझ जाओगे। समझ रहे हो बात। एनीवेज जियोस्ट्रोपिक विंड होता क्या है। देखो, विंड विंड आप लोगों ने क्या पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, ऑफ कोर्स, राइट। एंड एयर इज व्हाट, एयर इज अ कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस, मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स, शूट पार्टिकल्स वगैरह वगैरह, है ना। तो कभी भी इन एयर मॉलिक्यूल्स का अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट हो रहा है ना, तब हम उसको विंड बोलेंगे। चलो, ये तो विंड क्लियर है। और विंड आपको ये पता होना चाहिए सब समय हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहता है। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, ये भी क्लियर है। बट हमें जियोस्ट्रोपिक विंड क्या है भाई। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, जियोस्ट्रोपिक विंड को समझने के लिए हम लोग को ये 2 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये 2 कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसको मैं शॉर्ट में PGF बोल रहा हूं, और दूसरा हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, देखो दोस्तों, देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है क्या। पहले तो आपको ये अजीब टाइप का टर्म दिख रहा है ना, ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट पहले देख लेते हैं। ग्रेडियंट सिंपली मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब जैसे ये 3 एग्जांपल दिया गया है, पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा। यहां पे क्या दिख रहा है, नीचे का जो प्लेटफॉर्म है, यहां पे क्या कोई भी स्लोप आपको दिख रहा है? नहीं, कोई भी स्लोप नहीं है, राइट। इसलिए बॉल को अगर इस पोजीशन में रखोगे ना, तो बॉल यहीं का यहीं रह जाएगा। क्या ये इधर मूव करेगा? नहीं। क्या ये इधर मूव करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मूव करेगा। बट अगर मैं इसी प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा स्लोप दे देता हूं और बॉल को अगर यहां पे रखा हूं, तो ऑब्वियस सा बात है बॉल इधर ही मूव करेगा, राइट। क्योंकि मैंने इसको हल्का सा स्लोप दिया। बट अब आप केस 2 और केस 3 को देखो। केस 2 और केस 3 में स्लोप किस में सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको? केस 3 में ना, देखो ज्यादा स्लोप है ना। तो अगर इस तरह के केस में अगर मैं बॉल को यहां पे रख दूं, तो यहां पर भी बॉल नीचे गिरेगा। जैसे 2 वाले केस में बॉल नीचे गिर रहा था ना ऊपर से, वैसे 3 वाले केस में भी बॉल नीचे से ऊपर से नीचे ही गिरेगा। बट आप खुद सोचो, स्लाइडिंग जो है फास्ट किस में होगी? केस 3 में, ना कि केस 2 में। तो एक चीज हम लोगों ने क्या देखा, दैट जितना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा ग्रेडियंट, उतना ही तेज ये बॉल फास्ट आ रहा है ना। और वैसा ही कुछ रिलेट करो आप विंड के केस में। क्योंकि मैंने विंड क्या बोला, विंड क्या मैंने बोला, हाई प्रेशर से लो प्रेशर सबसे में विंड बहता है। तो प्रेशर का ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा ना एक रीजन से दूसरे रीजन में, उतना ही तेज विंड बहेगा। ये दिमाग में फिट करके रख लो, राइट। एनीवेज, तो सवाल होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है। यस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को समझने के लिए दोस्तों आपको अपने आइसोबार के कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आइसोबार क्या होता है, पहले तो आइसोबार समझ लाते हैं। देखो आइसोबार, जैसे सोचो दुनिया में ये एक रीजन है जहां पे प्रेशर इज समथिंग 1050 मिलीबार, राइट। यहां पर भी 1050 मिलीबार है, यहां पर भी 1050 मिलीबार है, यहां पर भी 1050 मिलीबार है, यहां पर भी। तो ये पूरा जो लाइन को अगर मैंने मिला दिया ना, तो इसको हम लोग आइसोबार बोलेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आइसोबार। सिमिलरली ये वाला भी एक आइसोबार हुआ, है ना। ये वाला कौन सा आइसोबार हुआ? 1000 मिलीबार का। और ये वाला कौन सा आइसोबार हुआ हम देख रहे हैं? 1050 मिलीबार का। इज दैट क्लियर? नाउ अब सवाल होता है दैट प्रेशर ग्रेडियंट जब मैं बोल रहा हूं मतलब क्या? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कितना ज्यादा ग्रेडियंट, जितना ज्यादा ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा फोर्स। इज दैट क्लियर? ये हम लोगों ने इस वाले मैप से समझ गया, राइट। नाउ सवाल तो होता है दैट ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता तो लगता क्यों है? क्योंकि ड्यू टू चेंज इन द प्रेशर कंडीशंस। ड्यू टू चेंज इन प्रेशर कंडीशंस मतलब व्हाट डू आई मीन बाय इट? देखो जैसे कि मैंने बोला दिस इज वन आइसोबार एंड दिस इज सेकेंड आइसोबार। नाउ बताओ मुझे ज्यादा बड़ा वाला आइसोबार कौन सा है? ये वाला 1050 आइसोबार, राइट। कम प्रेशर वाला आइसोबार कौन है? तो हवा कहां से कहां बहेगा? ज्यादा से कम, मतलब कहना ही से दैट हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में हवा बह रहा है, राइट। तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में हवा बह रहा है ना, यही हुआ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना। दिस वन इज कॉल्ड, ये वाला चीज जो हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इज दैट क्लियर? और वो क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर्स में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है उसके अलोंग विंड बहता है। जी हाँ, विंड सब समय, मैंने पहले ही आपको बोला हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहां पर भी हाई प्रेशर इस वाले रीजन में, यहां पर लो प्रेशर, तो कैन आई से दैट विंड का डायरेक्शन इधर से इधर होगा? यस एब्सोल्युटली। तो वही बोला गया, विंड जो है ना वो अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहता है। जी हाँ, क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है दैट जिस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमको विंड भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि विंड सब समय हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहता है, राइट। तो विंड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बट इट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। देखो ये क्या था? दिस इज आइसोबार ना, तो विंड जब इधर से इधर बह रहा है तो कहना ही से दैट ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ ना भाई। देखो ना, ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना, तो विंड सब समय परपेंडिकुलर बह रहा है टू द आइसोबार। इज दैट क्लियर? इस केस में, इनिशियल केसेस में, जनरल केसेस में, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस भी है और इसके एक्सेप्शंस तब होंगे जब आपको कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। सो एनीवेज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज दैट अगर आप देख लोगे विंड अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो हमें बहता हुआ यस एब्सोल्युटली दिख रहा है, बट ये परपेंडिकुलर भी है टू द आइसोबार। तो इस टाइप का अगर कभी भी सिचुएशन होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमें जरूर देखने को मिलेगा और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड ही देखने को मिलेगा। नाउ जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा विंड स्पीड होगा। ये मैंने कहां से डिस्कस किया? इस वाले से, क्योंकि यहां पे स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा है ना, जितना ज्यादा ग्रेडियंट उतना तेज बॉल नीचे गिरेगा ना। तो मैंने क्या बोला? इसी से आप रिलेट कीजिए दैट जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही तेज विंड बहेगा। चलो ये तीसरा वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया और दिमाग में फिट करके रख लो, प्रेशर ग्रेडियंट होना ही है अगर विंड को एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर विंड ब्लो होना है कहीं से एक रीजन से दूसरा रीजन तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट होना ही है, राइट। तो ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इनडायरेक्टली हम लोगों ने क्या समझा? माफ करना, हाँ, दिस वन इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये जो वायलेट कलर में आपको दिख रहा है ना, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। या इज दैट क्लियर? ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, बट आपको एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर में एक फोर्स देखने को मिल रहा है। व्हाट इज दैट फोर्स? इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझना पड़ेगा जियोस्ट्रॉफिक विंड का कॉन्सेप्ट। तो जरूर से ये वाला जो वीडियो मैंने YouTube में पोस्ट किया, इस वीडियो को जरूर से देख लो। देखो आपने, ऐसा भी हो सकता है आपने कोई दूसरा कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा होगा, बट मैंने जो इस वीडियो में कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया ना, ट्रस्ट मी दिस विल बी द मोस्ट ल्यूसिड वे दैट यू कैन एवर अंडरस्टैंड व्हाट कोरियोलिस फोर्स इज, एकदम प्रॉपर एनिमेशन के साथ। सो यस, अब जब आपको कोरियोलिस फोर्स ने समझ में आ गया तो ये तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा दैट जी हाँ, यह एक वर्चुअल फोर्स है। क्या ये रियल फोर्स है? नहीं। बहुत समय हम लोग, पता है ज्योग्राफी में इसको क्या बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स को? मोहब्बत। मोहब्बत होता नहीं, हो जाता है। वैसे ही कोरियोलिस फोर्स लगता नहीं, लग जाता है। मतलब ये कोई एक्टिव फोर्स नहीं है। जैसे मैं अगर आपको धक्का दूं ना, देन दैट इज व्हाट? दैट इज एन एक्टिव फोर्स, इसलिए आप पीछे भाग जाओगे। बट यहां पे कोई फोर्स नहीं लगाता। पता है ये कोरियोलिस फोर्स क्यों जनरेट होता है? ये इसलिए जनरेट होता है क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है।
अर्थ अगर रोटेट अगर नहीं करता ना, पता है कोरियोलिस फोर्स का एक्शन ही नहीं होता। ये तो अर्थ रोटेट कर रहा है, इसीलिए कोरियोलिस फोर्स घूम रहा है। और आशा करता हूं दैट आपने वो वीडियो देख लिया होगा अब तक, दैट कैसे घूमता होगा, राइट। सो कोरियोलिस फोर्स, हम लोगों ने ये भी पता है दैट कोरियोलिस फोर्स कहां एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। और विंड डायरेक्शन क्या था, अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। माफ करना अगर मैं इसको मिटा के फिर से अगर मैं आपको दिखाना की कोशिश करूं, या कहां गया, हाँ ये था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर के डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इज दैट क्लियर? ये चीज दिमाग में फिट रहेगा। अगर ये दोनों चीज दिमाग में फिट हो जाए ना, तब तो जियोस्ट्रोपिक विंड आपको समझने का कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा। नाउ कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा मैं इससे जरूर से और भी डिस्कस कर देना चाहता हूं दैट कोरियोलिस फोर्स, अगर इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज अर्थ, राइट, और अगर मैं इसको अर्थ का इक्वेटर मानूं, यस दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर। सो कंसीडर करो दैट इक्वेटर से पोलर रीजन नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ अगर विंड बहेगा तो इधर से इधर बहना चाहिए था, या फिर अगर पोल से अगर इक्वेटर की तरफ बहना चाहिए तो विंड तो यहां से यहां बहेगा। बट हम लोगों ने क्या पढ़ा है दैट कोरियोलिस फोर्स के कारण सब समय नदर्न हेमिस्फेयर में विंड राइट डायरेक्शन में मुड़ जाता है, राइट। वैसे ही अगर आप इधर से भी अगर पोल से इक्वेटर में बहे तो इसका राइट क्या होगा, ये वाला, राइट। तो टेक्निकली देखो विंड शुड हैव फ्लोन लाइक स्ट्रेट मैनर, राइट, बट ये थोड़ा टेढ़ा मुड़ गया। वो किस लिए मुड़ा, ड्यू टू द एक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स, राइट। वैसे ही अगर सदर्न हेमिस्फीयर में भी देख ले, और अगर इक्वेटर से पोलर रीजन या फिर पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ अगर विंड बहे तो टेक्निकली दे शुड हैव मूवन लाइक दिस, बट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है, राइट। दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड ऐसे मुड़ जाएगा तो ये विंड लेफ्ट डायरेक्शन क्या हुआ, इधर मुड़ गया ना, राइट। सो ये चीज हमको समझना पड़ेगा दैट कोरियोलिस फोर्स का एक्शन विंड के डायरेक्शन के ऊपर ऐसा होता है। अब समझते हम लोग जियोस्ट्रोपिक विंड। Guys, before going further, let me give you an announcement that we are also providing the geography optional full class note PDF. So if you at all want, then you can contact us. You can WhatsApp directly to this number. Our team will guide you to get the PDF. Thank you. जियोस्ट्रोपिक विंड समझो, हम लोगों ने नदर्न हेमिस्फेयर का एग्जांपल लिया यहां पर, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर बोले तो मैं ये वाला एग्जांपल, नदर्न हेमिस्फेयर में अभी मैंने क्या बोला दैट कभी भी अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड, अगर सोचो विंड इफ अगर ऐसे मूव कर रहा था, बट विंड कैसे डायरेक्शन में मुड़ जाता है, राइट डायरेक्शन में। तो यहां पर देखो, क्या मैं बोल सकता हूं दैट यह एक आइसोबार है, 1080 मिलीबार का आइसोबार, वैसे ये 1060 मिलीबार का आइसोबार है, वैसे ये 1040 मिलीबार का आइसोबार है, और ये 1020 मिलीबार का आइसोबार है, राइट। तो यहां पे डिफरेंस कितना हुआ, 20, यहां से यहां पर 20 डिफरेंस हुआ, यहां से कितना हुआ डिफरेंस, 40, यहां से डिफरेंस कितना हुआ, 60। सो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा विंड का स्पीड होगा। चलो फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं कंसीडर करूं दैट ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ऑफ कोर्स विंड अगर किस भी डायरेक्शन में मूव कर रही तो किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, कोरियोलिस फोर्स के कारण राइट हैंड डायरेक्शन में। मतलब अगर कंसीडर करो दैट ये आपका टेक्निकली विंड का मूवमेंट होना चाहिए था। ऐसा क्यों होना चाहिए था भाई, क्योंकि ये वाला कौन सा आइसोबार है, ज्यादा हाई वाला आइसोबार है, ये वाला लो प्रेशर वाला, रिस्पेक्टिवली तो लो प्रेशर हुआ ना। सोचो ना, ये 1080 है और ये अगर 1060 है, तो ऑफ कोर्स दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, तो विंड शुड हैव फ्लोन लाइक हाई टू लो, राइट। बट मैंने क्या बोला दैट कभी भी अगर रोटेट अर्थ, क्योंकि हमारा रोटेट कर रहा है इसलिए कोरियोलिस फोर्स भी लगता है। और कोरियोलिस फोर्स कहां लगता है, विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, नॉर्मल फिजिक्स याद कीजिएगा, दैट कभी भी अगर दो डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो बॉडी का रिजल्टेंट मूवमेंट कुछ मिडिल डायरेक्शन में होता है। तो वही तो बोल रहा है ना, देखो ना, इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो बॉडी का रिजल्टेंट मूवमेंट कहां होगा, बॉडी का रिजल्टेंट मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। मतलब टेक्निकली विंड का मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। Is that clear?
राइट तो ये जो विंड ने थोड़ा शिफ्ट किया ना, ये जो विंड थोड़ा टेढ़ा आपको घूमता हुआ दिख रहा है इस डायरेक्शन में, वही है आपका कोरियोलिस फोर्स लगने के कारण ही विंड इस डायरेक्शन में। अब सोचो ना, कोरियोलिस फोर्स अगर लगता नहीं तो विंड तो सीधा डायरेक्ट निकल जाता ना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समझ गए दैट। अब सोचो मैंने क्या डिस्कस किया, दैट यहां से जो यहां तक विंड गया तो हमें विंड का मूवमेंट कैसा होता है। अब थोड़ा विंड को आगे मूव करवाते हैं। जब विंड को थोड़ा आगे मूव करवाया, दैट इज अभी विंड यहां पर था ना, अभी सोचो यहां पर कितना है 1060 मिलीबार है प्रेशर। इस वाला आइसोबार का प्रेशर कितना है 1040। मतलब टेक्निकली विंड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए था। और अब देखो अब क्या हो ना, अब फर्दर जैसे आगे मूव करते जाओगे ना, वैसे ये विंड जो है, ये टेढ़ा जो मूव कर रहा था, ये ऐसे इसी डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी में रहेगा। मतलब हम लोगों ने क्या बोला था, कोरियोलिस फोर्स कहां पे लगता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये राइट। सो टेक्निकली विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो टेक्निकली इस डायरेक्शन में हमको कोरियोलिस फोर्स देख, क्योंकि ये देखो ये कोई फोर्स कोई लग नहीं रहा है, क्योंकि विंड का डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है ना, दैट इज व्हाई वी आर प्रिज्यूमिंग दैट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स है। ठीक है, क्योंकि वही चीज तो हम लोगों ने डिस्कस किया ना, दैट कोरियोलिस फोर्स जो इट इज परपेंडिकुलर टू द दिस डायरेक्शन, राइट। सो टेक्निकली ऐसा नहीं है दैट ये फोर्स लग रहा है, ये मतलब हाँ टेक्निकली ये फोर्स लग ही रहा है, बट ये एक्टिव फोर्स नहीं, ये पैसिव फोर्स लग रहा है। और ये हम लोगों ने कैसे समझा दैट इसका डायरेक्शन ये है, क्योंकि विंड अल्टीमेटली इस वाले डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो विंड शुड हैव फ्लोन लाइक दिस, बट क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में, इसलिए हम लोगों ने कोरियोलिस फोर्स देखा दैट पहले तो कोरियोलिस फोर्स ऐसा था, बट अभी देख लो थोड़ा कोरियोलिस फोर्स चेंज हो गया ना डायरेक्शन। अब देखो फर्दर आगे अगर मूव करवाएंगे, अभी तो हम लोगों ने यहां से यहां तक का देखा ना, अब यहां से यहां तक का देखेंगे, राइट। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे देखो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट का जो फोर्स था वो तो यहीं का यहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि दिस इज हाई प्रेशर एंड दिस इज लो प्रेशर, ये तो कभी नहीं चेंज होगा, राइट। बट क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसीलिए इसी के तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगेगा ना। तो देखो कोरियोलिस फोर्स चेंज हो गया, समझ रहे हो बात। तो जैसे आगे नदर्न हेमिस्फेयर में एज एंड व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग दैट हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में विंड्स की मूवमेंट हो रही है, देन कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड की मूवमेंट थोड़ा बेंड करता हुआ देखने को मिलेगा। बट जैसे आगे मूव करोगे वैसे क्या होगा, वैसे ये विंड इधर से इधर मूव किया, इधर से इधर मूव किया, इधर से इधर मूव किया, करते 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 एक देखो, क्योंकि यहाँ पे विंड का जो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे लग रहा है ना, तो यहाँ पर देखो पहले क्या था, कोरियोलिस फोर्स ऐसे था, बाद में थोड़ा ऐसे हुआ, कोरियोलिस फोर्स फर्दर इधर आ गया, यहाँ पे और भी नीचे आएगा, इधर और भी नीचे आएगा, इधर और भी नीचे आएगा, कोरियोलिस फोर्स आते 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 परपेंड एक ऐसा समय आएगा ना जब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ऊपर में और ये कोरियोलिस फोर्स जो है ये अपने आप को बैलेंस कर लेगा। जैसे अगर बैलेंस कर लिया ना, देखो यहां पर तो बैलेंस नहीं था ना, इसलिए विंड टेढ़ा टेढ़ा मूव कर रहा था ना। बट अगर सोचो दोनों अगर बैलेंस कर ले तो उसके बाद क्या होगा ना, विंड ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है, कैन आई से दैट दिस डायरेक्शन ऑफ विंड इज पैरेलल टू द आइसोबार, विंड्स आर फ्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो हम इसको क्या बोलेंगे, जियोस्ट्रोपिक विंड। क्योंकि आप खुद सोचो जैसे पैरेलल हो गया ना, पैरेलल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स आपस में नलिफाई हो जा रहा है, ये आपस में अपने आप को बैलेंस कर लेना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। इसीलिए विंड का डायरेक्शन पैरेलल हो गया है आपका आइसोबार का, राइट। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें इसका एप्लीकेशन है, जैसे आप ले लो मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम, राइट, उसमें भी इसका एप्लीकेशन है, राइट। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा दैट अल्टीमेटली कभी भी अगर विंड का फ्लोइंग डायरेक्शन इज पैरेलल टू द आइसोबार, देन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जियोस्ट्रोपिक विंड। आशा करता हूं दैट यहां पे क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो गया होगा। पर यहां पे एक छोटा सा कैच है दोस्तों वो छोटा सा कैच क्या है, जियोस्ट्रोपिक विंड को फ्लो होने के लिए जो है ना, विंड का स्पीड बहुत हाई होना पड़ेगा। और विंड का स्पीड हाई कहाँ पर होता है, जहाँ पर विंड को बहुत ही लेस फ्रिक्शन मिलता है। और लेस फ्रिक्शन कहाँ पर विंड को मिलेगा, लोअर एटमॉस्फेयर या हायर एटमॉस्फेयर, दिमाग लगाओ तो
जी हाँ, उसका केस में अगर देख लीजिएगा दैट इज इन हायर एटमॉस्फेयर। क्यों? देखो समझाता हूँ, देखो कैसे हायर एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा होगा वो समझते हैं पहले, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट में आ जाता है ना। हम लोगों ने ये देखा दिस इज द मैप ऑफ अर्थ, राइट। हम लोगों ने ग्रेडियंट देखा, दैट ग्रेडियंट या फिर स्लोप क्या होता है वो सेम होता है ना। इसी मैप को मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, राइट। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो कैन आई से दैट दिस इज इक्वेटर, राइट। दिस इज हमारा अर्थ, जहां पे इधर कहीं ना कहीं हमारा इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर नीचे और भी नीचे कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा, ये इक्वेटर है, मान के चल रहा हूं, राइट। अच्छा, अब अर्थ जब है तो अर्थ के चारों ओर एक इन्वेलप ऑफ एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इतने सारे स्फेयर्स होते हैं। तो क्या मैं इसको मान सकता हूं दैट ये जो है दिस इज द, मतलब जस्ट मान लो दैट दिस इज द लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर में जितने सारे एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो अगर विंड की मूवमेंट भी हो रही है और मूवमेंट के कारण जो वेरियस एटमॉस्फेयर की एक्टिविटीज हो रही है, क्या मैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में मान सकता हूं? तो अभी जो है ना हम लोग ट्रोपोस्फेयर का एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो अगर ट्रोपोस्फेयर में देख लीजिएगा क्या होगा, दैट ट्रोपोस्फेयर में एक यहां पर आप इक्वेटर के ऊपर एक एयर कॉलम आप कंसीडर करो और एक पोल के सामने एक एयर कॉलम कंसीडर करो। नाउ आपको पता है दैट ट्रोपोस्फेयर इज हायर इन इक्वेटर, मतलब इसका इक्वेटर के ऊपर जो साइज मतलब ऑल्टीट्यूडनल रेंज होता है वो रफली अराउंड 12 से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है, और पोलर रीजन में ये रफली अराउंड मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक ही होता है। ये तो पता है ना आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर देखो ये थोड़ा ऊंचा हाइट का बनाया हुआ है, ये थोड़ा नीचा हाइट का, इससे आप समझ जाना चाहो ना। अब ये जो है ना एयर कॉलम है ना, एयर कॉलम क्या है? एयर कॉलम इज नथिंग बट द कॉलम ऑफ एयर अबव द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर, और ये छोटे छोटे डॉट डॉट ये क्या है? ये एयर के मॉलिक्यूल्स है। नाउ एक आप पैटर्न देखो, ये एयर के मॉलिक्यूल्स लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, बट जैसे आप ऊपर में हायर ऑल्टीट्यूड में जाते रहोगे ये एयर के मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर रहे हैं ना। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, बट जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाते रहोगे एयर के मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर रहा है। नाउ ऐसा क्यों होता है पता है? ये ग्रेविटी के कारण होता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है दैट हमारे एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे ही अट्रैक्ट करके रखती है, जिससे एयर मॉलिक्यूल्स का जो डोमिनेंस है वो लोअर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है ना। ये सब मैं क्यों करवा रहा हूं? इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं बतला सकूं आपको दैट जियोस्ट्रॉपिक विंड्स हायर ट्रोपोस्फेयर में ही क्यों हमें देखने को मिलता है, उसको कंक्लूड करने के मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो चलो, अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब और भी एक बात है, वो ये है दैट कंसीडर करो, माफ करना, हाँ कंसीडर करो दैट यहां पे एक एयर का आप पैकेट मान लो, ठीक है, और इस रीजन में एक एयर का पैकेट मान लो, ठीक है। आप ऐसा कंडीशन मानो जहां पे इस एयर के पैकेट के भीतर जो है एयर के मॉलिक्यूल्स सिमिलर नंबर्स ऑफ है, यहां पर भी सेम एयर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वैसे होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा दैट लोअर एटमॉस्फेयर में ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स, अपर एटमॉस्फेयर में कम, और भी अपर एटमॉस्फेयर में जाओगे और भी कम एयर के मॉलिक्यूल्स इन द सेम पैकेट, और भी अगर अपर एटमॉस्फेयर में जाओगे और भी घटता जाएगा। मतलब कंसीडर करो दैट यहां पे एयर पैकेट 1 है, यहां पर एयर पैकेट 2 है, ठीक है। जहां पर एयर पैकेट 1 में जितने सारे एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, एयर पैकेट के 2 के भीतर भी उतने ही एयर के मॉलिक्यूल्स है। दैट इज दिस वन इज एयर पैकेट 1, दिस वन इज एयर पैकेट 2, ठीक है। अब कोई भी, अब हमारा लैंड गर्म होता है ना, तो जब भी लैंड गर्म होगा तो इस एयर के मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगा। दैट इज अगर मैं इस वाले लैंड को गर्म करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले लैंड को गर्म किया तो यहां का एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होगा पैकेट 1 का। जब एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए तो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेज में आ जाएंगे ना। एक्साइटेड स्टेज में आने के लिए क्या होगा दैट मॉलिक्यूल्स इस पैकेट को छोड़ के बाहर में भागेंगे, राइट। मतलब एयर पैकेट 1 और एयर पैकेट 2 में सबसे पहले तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, बट अभी क्या हुआ, जैसे ये एयर का मॉलिक्यूल्स गर्म हो गया ना, एयर का मॉलिक्यूल्स गर्म होने के कारण इस एयर के अंदर पैकेट्स जो है वो घट गया, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं दैट इस एयर का डेंसिटी घट गया होगा, ये एयर ज्यादा लाइट हो गया होगा एज कंपेयर टू दिस वेरी एयर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। तो क्योंकि एयर लाइट होता है ना, इसलिए जब भी एयर गर्म होता है और जो लाइट होता है तो एयर धीरे धीरे नीचे से ऊपर
मूव करना लोग को लगता है, राइट। चलो, ये तो जब हम लोग एयर का कैसे कन्वेक्शन मैकेनिज्म नीचे से ऊपर होता है वो चीज हम लोगों को डिस्कस करना था, राइट। बट अभी अगर मैं यहां पर आ जाऊं, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, दैट ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर एक कॉलम ऑफ एयर और एक दूसरा कॉलम ऑफ एयर का, हम दो कॉलम ऑफ एयर कंसीडर करें, तो नीचे वाले कॉलम ऑफ एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इस वाले कॉलम ऑफ एयर का प्रेशर, एज कंपेयर टू इस वाले कॉलम ऑफ एयर प्रेशर, एज कंपेयर टू इसका। कैसे? मैंने बोला ना, नीचे जैसे ज़मीन गर्म होगा तो ज़मीन के ऊपर का एयर भी गर्म होगा, तो एयर जब गर्म होगा हल्का होगा, हल्का होगा तो ये एयर हल्का होगा क्या, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहा है, मतलब हल्का वाला एयर ऊपर आया। देखो एयर के मॉलिक्यूल्स कम है ना यहाँ पर। फर्दर अगर गर्म होगा फर्दर ऊपर जाएगा, फर्दर गर्म होगा फर्दर ऊपर जाएगा। इसीलिए ये है एयर के वेरियस डिफरेंट मतलब लेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। इसी से हम लोग क्या यहां पे बोल सकते हैं दैट, अब सोचो इस वाले लेवल में जितना सारा मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक एयर में मान रहा हूं ना, तो इस वाले रीजन में क्या प्रेशर P1 मान लो, इस वाले रीजन का प्रेशर मतलब आइसोथर्म मान लो, आइसोबार सॉरी, है ना, इसका आइसोबार प्रेशर P2 मान लो, इसका आइसोबार P3 मान लो, इसका आइसोबार P4 मान लो। तो कैन आई से दैट P1 का आइसोबार का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू P2, एज कम्पेयर टू P3, एज कम्पेयर टू P4। क्यों? क्योंकि इस वाले रीजन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस फील हो रहा है एयर पैकेट में। बट जितना ऊपर चले जाओ एयर का पैकेट का मॉलिक्यूल्स और भी घट जा रहा है, और भी ऊपर जाओगे और भी घट जाएगा, और भी ऊपर जाओगे और भी घट जाएगा। सिमिलरली अगर आप पोलर रीजन में जाओगे, भले ही इक्वेटोरियल रीजन में इसका हाइट आपका 18 किलोमीटर हो और पोलर रीजन के आसपास आते आते सोचो इसका हाइट यहाँ पे 10 किलोमीटर है, माफ मान कर लो, राइट। तो 10 किलोमीटर भले ही हाइट है, बट स्टिल उसमें भी अगर नीचे वाला लेयर में आप मान लो यहाँ पे एक प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे P3, यहाँ पे P4 इस वाले रीजन में, राइट। तो यहाँ पर भी तो P1 प्रेशर ज़्यादा ही होगा ना नीचे में, एज कंपेयर टू ऊपर वाला प्रेशर, एज कंपेयर टू फर्दर ऊपर वाला, एज कंपेयर टू फर्दर ऊपर वाला प्रेशर इन ट्रोपोस्फेयर, राइट। तो यहां पर देखो, कंसिडर करो दैट P1 इज सेम, राइट, मान के चल रहा हूं, राइट, P2 इज सेम, P3 हाँ, अब देखो इन चारों में अगर मैं इन को जोड़ दे रहा हूं, राइट, तो यहां पे ग्रेडियंट देखो कम है ना, एज कंपेयर टू इसका ग्रेडियंट, एज कंपेयर टू इसका, सबसे ज्यादा ग्रेडियंट कहां पे आपको दिख रहा है, यहां से यहां का ग्रेडियंट ना। कैन यू सी दिस, राइट। तो ये क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेडियंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जितना ज्यादा ग्रेडियंट उतना तेजी विंड, राइट। और सबसे तेज विंड कहां पे बह रहेगा, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन के आसपास बहेगा। क्या ये मैं बोल सकता हूं, है ना। तो या वही तो बोला गया ना, ग्रेटर द प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेटर विल बी द विंड स्पीड। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा विंड स्पीड, और डिफरेंस जो रहेगा ना प्रेशर का वो हायर ऑल्टीट्यूड के अलोंग, हायर ऑल्टीट्यूड मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ यही, ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, ये यहां पर भी हो सकता है, ये यहां पर भी हो सकता है, बट हाँ नीचे वाले रीजन में ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले रीजन में जो है ना काफी ज्यादा फ्रिक्शन हमें फेस करना पड़ता है, और ऊपर वाले में कम फ्रिक्शन के कारण, मोर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होने के कारण जो कहीं ना कहीं विंड स्पीड भी ज़्यादा होता है। इसी से हम लोग समझते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड होता क्या है। देखो बहुत मेहनत लगी आपको समझाने के लिए, और इससे भी ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं फुल कोर्स में समझाने के लिए, जिसको अगर आपको एक्सेस करना है तो लिंक्स नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमें व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स। यस, बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग यहां पर जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के बारे में भी तो देख ले, क्योंकि क्वेश्चन ही तो है ना। पहला देखो ना, व्हाट इज जियोस्ट्रॉपिक विंड। नाउ जियोस्ट्रॉपिक विंड ये एक टाइप ऑफ विंड पैटर्न है जो अकर करता है जब कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दोनों अपने आप को बैलेंस कर ले। और यही तो चीज हम लोगों ने डिस्कस किया ना, अपर ट्रोपोस्फेयर देखो, अपर है ना, नीचे में जमीन का लेवल है, अपर वाले रीजन में हम लोगों ने क्या देखा, दैट विंड का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे कुछ बहता है विंड, और फर्दर जाके विंड ये, अब यहाँ पर क्या होता है, इस वाले रीजन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था। वही चीज लिखा हुआ है, दैट अ टाइप ऑफ विंड पैटर्न जहां पर कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ ये जो बैलेंस है ना, इट रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन विंड पैरेलल टू द आइसोबार्स। मतलब इसके कारण जो है हमको स्ट्रेट लाइन के अलोंग विंड बहता है, और वो भी कैसा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल आइसोबार्स के पैरेलली हम लोग को विंड्स की मूवमेंट होती हुई दिखती है।
राइट तो जियोस्ट्रोपिक विंड्स आर पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर. जी हाँ, जियोस्ट्रोपिक विंड जो है ना वो अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ही हम लोग को ज्यादातर देखने को मिलता है. एंड द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट इज वन ऑफ द एग्जांपल इज जेट स्ट्रीम्स एज वेल. ठीक है, तो आशा करता हूं दैट जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होता है यहां पर तो बहुत भीतर से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब देख लेते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप जो क्या बैरोमेट्रिक स्लोप और एयर सर्कुलेशन. एयर सर्कुलेशन मतलब क्या, एयर की मूवमेंट है ना, एयर का मूवमेंट मतलब एयर का सर्कुलेशन. बट बैरोमेट्रिक स्लोप मतलब क्या हुआ, बैरोमेट्रिक स्लोप मतलब प्रेशर का स्लोप इज कॉल्ड बैरोमेट्रिक स्लोप. तो इसके बीच में अगर रिलेशन देखोगे दैट इज बैरोमेट्रिक स्लोप और एयर सर्कुलेशन के बीच में, तो देख लेते हैं. देखो अगर रिलेशनशिप देखोगे तो आपको हर एक रिलेशनशिप में बतलाऊंगा, आपको पता है खुद पे खुद दिमाग में क्लिक होता रहेगा हर एक एस्पेक्ट. जैसे द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर अ गिवन डिस्टेंस, दैट इज जितना ज्यादा स्टीपर बैरोमेट्रिक स्लोप होगा, वही ना बोला बैरोमेट्रिक स्लोप जितना ज़्यादा स्टीपर होगा. अभी जो थोड़ा देर पहले दिखाया था हम लोगों ने यहाँ से लेकर ये वाला बैरोमेट्रिक स्लोप काफ़ी ज़्यादा स्टीपर था ना, है ना. तो वही बोला गया द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, दैट इज जितना स्टीप होगा बैरोमेट्रिक स्लोप उतना ही स्ट्रांग होगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. और मैंने क्या बोला, जितना स्ट्रांग होगा ग्रेडियंट या फिर स्लोप उतना ही स्ट्रांग होगा विंड का विंड मूवमेंट. या तो क्या लिख सकता हूं दैट उतना ही डायरेक्शन विंड का मूवमेंट भी उतना ही फास्ट होगा. राइट. दूसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार. अगर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा ना दैट विंड फ्लो का डायरेक्शन अगर आइसोबार के परपेंडिकुलर कब आता था, जियोस्ट्रोपिक विंड. देखो विंड ऐसे करके मूव कर रहा था ऐसे करके, है ना, बट जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब विंड बहेगा तभी तो हम लोग इसको जियोस्ट्रोपिक विंड बोलेंगे ना. राइट तो वही बोला गया जियोस्ट्रोपिक विंड, दैट इज इस फेज में हम लोग को क्या देखने को मिलता है दैट विंड का जो फ्लो है, विंड का फ्लो ये डायरेक्शन में था, ये परपेंडिकुलर हो जाता है किसके, देखो परपेंडिकुलर हो जा रहा है किसके, टू द आइसोबार्स, दैट इज लाइंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, है ना. एंड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. यस ऑलवेज, यहां पर भी हाई रिस्पेक्टिवली हाई होगा, इस रीजन में रिस्पेक्टिवली लो प्रेशर होगा. इसलिए दिस इज व्हाट द विंड का डायरेक्शन. और ये डायरेक्शन ऑफ कोर्स इस स्लोप के दैट इज बैरोमेट्रिक स्लोप क्या था, टेक्निकली दिस शुड बी द स्लोप, राइट, बट इसके परपेंडिकुलर बहता हुआ हमको दिख रहा है ये. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट कोरियोलिस इफेक्ट जो है ये डिफ्लेक्ट करता है द मूविंग एयर टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर. यस एब्सोल्युटली. अभी जो हम लोगों ने वेरियस ये एग्जांपल लिया था ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला एग्जांपल लिया था ना, बट वहीं पर अगर मैं सदर्न हेमिस्फेयर वाला एग्जांपल लेता तो ये विंड कुछ ऐसे मूव करता. समझ लो बात, है ना. तो वही तो बोला जा रहा है ना दैट क्या आपको रिलेशनशिप बतलाइए बैरोमेट्रिक स्लोप और एयर सर्कुलेशन के बीच में. तो बैरोमेट्रिक स्लोप जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किस डायरेक्शन में मुड़ता है, राइट डायरेक्शन में, बट सदर्न हेमिस्फेयर में किस डायरेक्शन में मुड़ता है, लेफ्ट डायरेक्शन में. सो अगर ये पॉइंट्स लिखकर अगर डायग्राम से आप समझा दोगे ना, गारंटी बता दे रहा हूं आपको, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स, यू वुड हैव गॉट द मैक्सिमम मार्क्स. एंड आई होप दैट आप लोगों में से जितने सारे सीनियर्स ने आप लोगों ने लिखा है, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट को पता है यहीं पर कंफ्यूजन था, है ना. बैरोमेट्रिक स्लोप क्या होता है, अरे भाई यार बैरोमीटर, यार क्या मैं बोलूं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और यहां पर अगर आपने खुद का सेंस का लॉजिक नहीं लगाया ना, बैरोमेट्रिक स्लोप इज व्हाट, देन प्रोबेबली that is problem, right? So anyways, this is what the overall summation of how this answer can be written, right? So thank you very much for this discussion, guys. If you at all want to download the PDF of this lesson, then it can directly be downloaded from the Telegram channel, जिसके links again नीचे में description में दिए हुए हैं. You can go there and directly download it from there. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू टॉपिक. अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, then please write it in the comment section below. Please write it, right? I will make sure that आज नहीं तो कल I will surely be bringing the videos out of it, right? So anyways guys, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.